आयुर्वेदी भारतीय चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो हजारों सालों से मानवता का इलाज कर रही है। परंतु अभी हालत ऐसी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत कई जिले में अभी तक आयुर्वेदी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे जो 3 साल का लिस्ट मिला, इसमें भी गुजरात का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने का एक भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? ठीक है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आयुर्वेद ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2014 के पहले हमारे देश में आयुष मंत्रालय भी नहीं था। सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग के अंतर एक विभाग चला जा रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच ने और उनके दूरदर्शी विचारों ने 2014 में आयुष मंत्रालय हमारे देश में खोला गया और इस आयुष मंत्रालय खुलने के बाद अध्यक्ष महोदय भारी मात्रा में आयुर्वेद कॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि 2013 में यूजी की सीटें हमारे देश में सिर्फ लगभग 31,000 थी, जो कि बढ़कर 2024-25 में 66,718 हो गई और पीजी की सीटें जो थी 2013-14 में लगभग 3,000 थी, अभी 2024-25 में 7,782 लगभग 145% की उसमें वृद्धि की गई। 2013-14 में आयुर्वेदिक सिर्फ 520 कॉलेज हमारे पूरे देश में थे। 2024-25 में उनकी संख्या 883 लगभग 60% की वृद्धि हुई और पीजी कॉलेज में भी सीटों में 95% की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महाराज, मैं सम्माननीय सदस्य को बताऊंगा कि जो भी नया कॉलेज स्थापित करने का सवाल होता है तो हमारे राज्यों से अगर उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर वो डिमांड करते हैं तो हमारे नाम के माध्यम से केंद्र सरकार से हम उसे 70 करोड़ की अनुमति देते हैं, जो कि 60-40 में होता है। अगर सम्माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर राज्यों से उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर केंद्र के तरफ डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से 70 करोड़ रुपए तक की उसे मान्यता नाम के अंदर यहाँ से दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराते हेतु जाने वाले मरीजों से शिकायत प्राप्त होती है कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी के कारण सही से इलाज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पाती है। इसलिए मुझे माननीय मंत्री से जानना है कि इन अस्पतालों में स्टाफ एवं डॉक्टरों की भर्ती करने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्यों का विषय है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को और सदन को बताना चाहूँगा कि नाम के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत सारे पदों को मान्यता दी जाती है और राज्य के माध्यम से चाहे डॉक्टर हो या उसमें पैरामेडिकल के स्टाफ हो, वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यों के ब्यौरे में आती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ उनको अर्थ सहाय करने का यहाँ से अर्थ सहाय करता है और उन्हें आर्थिक मदद भी यहाँ से दी जाती है। निश्चित रूप से राज्य ने ऐसे अगर नहीं भरे होंगे तो मैं उसकी मालूमात लेके सदस्यों को बताऊंगा। श्री आर सच्चिदानंदम।
Thank you very much, Speaker sir, for giving opportunity for me. Sir, our Tamil Nadu government applied to start Siddha Medical College at Palani in my constituency, which was the place of Bogar Siddhar. Lands are also allocated. When will you give the permission to start the Siddha Medical College under Ayush Department, sir? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि राज्यों के तरफ से अगर नाम के माध्यम से उनके एनुअल एक्शन प्लान में अगर डिमांड आती है तो 70 करोड़ रुपए तक की मंजूरात हम यहाँ से देते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के 60-40 के रेशियो में ऐसे कॉलेज वहाँ पर खोले जा सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक से यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से जो 13-14 में जो बजट था और उनका खर्चा था वो लगभग 680 करोड़ था, लेकिन आज 2025-26 में ये बजट बढ़कर 3,992 करोड़ रुपए हो गया। लगभग 6 गुना इसमें हमने हमारे सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर उसमें प्रगति की है, बढ़ा के दिया है। और जो भी सदस्य अगर ऐसे खोलना चाहते हैं तो उनके स्टेट एक्शन प्लान में वो यहाँ आना चाहिए। डायरेक्ट से पूरे यहाँ से सरकारी कॉलेज हमने अभी दिया नहीं। डॉक्टर विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker sir. We all know India is very famous for its Ayurvedic medicines. For many centuries, Ayurvedic medicine has been very popular. But unfortunately, though government is trying to promote Ayurvedic Medical College, in 2023-24, in your answer you have given there is no college being permission. Letter of permission was not given to any college. But in 24-25, there are 2 colleges you have given LOP. I would like to know through Honorable Speaker, what was the reason there was no permission given to any college? Is there any stricter norms or whether there can be any relaxation in the norms in starting a new medical college? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न पूछा गया था वो सिर्फ सरकारी कॉलेज के बारे में पूछा गया था कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये 3 सालों में कितने कॉलेज खुले गए और उसका विवरण पूरा उत्तर में दिया गया है। लेकिन 23-24 में केंद्र सरकार के माध्यम से कोई कॉलेज खोला नहीं गई था, इसीलिए 23-24 में जुड़ा है। लेकिन 22-23 में भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुले गए थे, कुछ राज्यों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से, और 23-24 में भी 2 नए कॉलेज केंद्र सरकार के माध्यम से खोले गए। सिद्दर्शन सिंह चौधरी शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और आदिवासी जनसंख्या प्रचुर मात्रा में रहती है। मेरा निवेदन है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलकर और मध्य प्रदेश पर भी कृपा बरसाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में है। और उनका जो सदस्यों का कहना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नाम के माध्यम से उनके राज्य के एनुअल एक्शन प्लान में अगर वो हमारे यहाँ डिमांड करते हैं तो मैं फिर से आपको सभी को बताना चाहूँगा कि 70 करोड़ रुपए तक की मान्यता हम देते हैं नाम के अंदर 60-40 के रेशियो में। उनको भी अगर उनके ऐसे इलाके में कॉलेज चाहते हैं तो राज्यों की तरफ से प्रस्ताव भेजें। क्वेश्चन नंबर 302 श्री वैजंत पांडा। Sir, question number 302. माननीय मंत्री जी। Document is laid on the table of the House. Sir, I thank the Honorable Minister for the very detailed response about the steps being taken by the Union Health Ministry on the scourge of TB. Sir, for a very long time, the problem with TB has been that a very large number of cases remained undetected. And it has been reported that the TB Mukt Abhiyan has targeted this and has been identifying a lot of cases which can be treated
the figures reported that in this TB Mukt Abhiyan, 5 lakh screening camps have been held and 6 crore individuals have been screened, 2 lakh new cases have been found. I would like to ask the Honorable Minister that this is a very good first step of identifying the cases. What are the steps being planned and what is the roadmap ahead for addressing the treatment of these individuals so that we can really become TB Mukt in Bharat? Speaker, sir, we started with the National TB Elimination Program and we are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. I would like to begin by quoting some of the achievements of India in respect of TB elimination, which are being lauded in the WHO Global TB Report. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. Insofar as the detection of the missed cases is concerned, sir, we have brought down from the missing cases from 15 lakhs to 2.5 lakh. And it is the constant effort of the government that we continue to find these missing cases for which active screening is required. We lately launched the 100 days intensified campaign in 347 high burden prioritized districts, wherein we went on specially to the vulnerable groups of population. We carried out active screening, and as soon as these cases are diagnosed, we try to put them on treatment and also link them to the nutrition support. I would like to quote some of the achievements of the 100 days campaign, sir, how we have progressed in this campaign. This campaign will end on after 2 days on the 24th of March. इस कैंपेन में सर हमने 7,47,000 निक्षय शिविर कंडक्ट किए। इसके अलावा 9 करोड़ 2 लाख हमने नए पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, और नए जो पेशेंट्स हमारे नोटिफाई हुए हैं वो 3 लाख से ज़्यादा हैं। नए निक्षय मित्र हमारे रजिस्टर हुए हैं जो 1 लाख से ज़्यादा हैं, और फूड बास्केट्स जो हम निक्षय पोषण योजना में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे लगभग 25.5 लाख, अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 2,83,000 से ज़्यादा बास्केट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हमारे 100 डेज़ का कैंपेन स्पेशली इसलिए चलाया गया है जिससे कि जो छिपे हुए केसेस हैं उनको हम ढूंढकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग कर सकें। और मेरे सीनियर मिनिस्टर नड्डा जी ने स्पेशली इस कैंपेन के दौरान देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, and a lot of line ministries were involved. They were also appealed so that we could do more and more active screening, and the moment we do early diagnosis, we put them on treatment, and now treatment facilities are available up to the level of Ayushman Arogya Mandir also. Honorable Sir, this detection of undetected cases, as I said, is a very big first step, and the Honorable Minister has pointed out the steps that are being planned. My question is regarding the NTEP, the National Tuberculosis Elimination Program, and in relation to this, the Nikshay Poshan Yojana, which the Honorable Minister referred to, has this amount of 1,000 rupees a month, which I think is a very important aspect because people suffering from TB are often unable to work, and this financial assistance is very important. I would like to ask the Honorable Minister, what are the number of patients that are being assisted by this financial assistance, and is this being done through DBT or through some other method? So nutrition is a very big risk factor for TB cases, TB patients. Drugs तो हमें देने ही है, but at the same time we also have to provide right amount of nutrition to the TB patients, for which Government of India under the NTEP started giving a financial incentive of 500 rupees, which has lately been enhanced to 1,000 rupees. And I'm very happy to state that we have disbursed so far 3,635.29 crore amount through DBT to 1.24 crore TB patients so far. I would also like to mention here, sir, in respect of nutrition, that there are patients who are severely malnourished.
and whose body mass index is less than 18.5. For them, we have introduced an energy-dense nutrition supplement which is provided in the first 2 months of the treatment. Third important thing is, sir, the nutrition food basket, which was up till now given to only TB patients, now we have extended it to the family members, the close contact of the TB patients also. Shri Gaurav. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री के उत्तर में प्रोग्राम का विवरण है, लेकिन जो माननीय सदस्य मेरे से पहले जो डिटेल्स की जो मांग कर रहे थे, संख्या की जो मांग कर रहे थे, उसका विवरण नहीं आया है। कहीं चाय बागान के जो श्रमिक हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे उत्तर में टी गार्डन के अस्पतालों का विवरण है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं उसका विवरण नहीं है, डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि वो पानी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ना ड्रिंकिंग वाटर का उन्होंने सप्लाई पर उन्होंने ध्यान दिया है, ना जो आपका प्रश्न क्या है? सर मैं आ रहा हूँ सर। और जो नाले हैं, नाले में जो गंदगी है, गंदगी जो गंदा पानी है जो बहता नहीं है, बारिश के समय जो पूरा पानी आ जाता है, उसके कारण टीबी होता है। क्योंकि ये सारे चीज़ें इनके उत्तर में विवरण, उनका विवरण नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने टी गार्डन को स्पेसिफिक लेके उनको एक असेसमेंट करना चाहिए और टी गार्डन अस्पतालों में डॉक्टर की जो कमियां हैं उसको ये गंभीर रूप से लें और गंदी नालों के कारण जो आज टीबी का समस्या फैल रहा है उस पर ये और अपना जोर से ये एक सेंट्रल टीम असम में पहुंचाए। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य बहुत तजुर्बेकार हैं और इन्होंने उत्तर भी बहुत तफसील से पढ़ा है। यह प्रश्न ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर की कमी से नहीं जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर्स का प्रोविज़न करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में यू कोट वी पे, हम जो डॉक्टर के साथ नेगोशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर हो चाहे परमानेंट डॉक्टर हो, उनको लगाना उनकी जिम्मेवारी है। जहाँ तक निक्षय का सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस पानी से नहीं आता है, ये एयरबोर्न है और एयर में वो भी क्लोज कांटेक्ट में आने पर उसको वो ट्यूबरकुलोसिस को का फैलता है, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है कि किस तरीके से हम ट्यूबरकुलोसिस को एड्रेस कर रहे हैं। और जब ये बता रही थी तो वो एड्रेस हम चाय के बागानों में भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है वो हमको समझना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस में पहले हमारी एक्टिव स्क्रीनिंग थी, कोई पेशेंट आ गया तो उसको आपने इलाज कर दिया। हमारे गरीब लोग प्राइवेट में जाते थे और प्राइवेट में उनको खांसी है, बुखार है, उन्होंने 4 दिन दवा ली और 4 दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो गए, फिर से काम में चले गए। दे वर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, दे बिकेम रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन और वो रिकरिंग में आने लगे। तो हम ट्यूबरकुलोसिस को बढ़ाने लगे। हमने क्या स्टेप लिया? स्टेप ये लिया कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट प्राइवेट में भी जाएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और नोटिफाई करने के लिए हम डॉक्टर को भी इंसेंटिवाइज करेंगे और डॉक्टर को वो उसको दवा पूरी कोर्स कराए, इसके लिए भी हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले स्प्रूटम से हम चेक करते थे जिसमें लंबा वो लगता था, अब हमने ट्रूनैट, सीबीनैट और अब हम पैथो डिटेक्ट पर आ गए हैं। और ये जो और हैंड होल्ड एक्सरे मशीन, ये जो हम लोग 6 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर लोगों को स्क्रीन कर लिया, ये हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के कारण और एआई के कारण हम कर पाए हैं। तो ये दूसरा इंटरवेंशन हुआ है कि हम डिटेक्शन की स्क्रीनिंग को हम कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो एक साथ 32 सैंपल को स्क्रीन कर सकती है। इट कैन स्क्रीन 32 सैंपल्स टुगेदर। ये चाय बागान में भी दिया, चाय बागान में भी 100 ऐसे। गौरव गोगोई जी हमारे माननीय
गौरव गोगोई जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। यह विषय राजनीति करने का नहीं है। यह विषय आपको चाय बगान में ओके माननीय मंत्री जी, आपको माननीय सदस्य को चाय बगान में टीबी मुक्त भारत में किए गए सारे इनिशिएटिव्स की डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन आप जब मैं बात कर रहा हूं, मैं अब उसमें इसकी सीरियसनेस को आप समझिए। पहला बात तो ये हो गई कि हम डिटेक्शन में स्क्रीनिंग हमने बढ़ा दी। दूसरा, जो पोषण के बारे में हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नॉट ओनली वी आर गिविंग 1000 रुपीज टू द पेशेंट, बट निक्षय मित्र के तहत हम सारे परिवार को हम पोषण कर रहे हैं ताकि वह हेल्दी फैमिली बन करके आगे बढ़ सके। ये दूसरा इंटरवेंशन है। तीसरा है बीपाल-एम रेजिमेन, जिसमें हम दवाई जो लंबे समय तक खानी पड़ती थी उसका हम शॉर्टर रेजिमेन लेकर के आ रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और इफेक्टिव हम दवा दे सके। इस तरीके का हमने उसमें कार्यक्रम किया है और इस कारण से कम समय में हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्शन के साथ साथ उसका क्योर करने के लिए करने का व्यवस्था की गई है, जो चाय बगानों में भी की गई है। आपने डॉक्टर्स की बात की, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चाय बागानों में स्पेशली चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक MOU हो रखा है हॉस्पिटल्स जो चाय बागान में हैं उनके साथ। तो हमारे चाय बागान के लोग जो वल्नरेबल, जब मैंने कहा वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में चाय बागान के गार्डन के टी वर्कर्स भी आते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव ले रखा है। हम सारे देश से जब हम ये आंकड़े आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस के रख रहे हैं, जिसके बारे में हमारी मंत्री महोदया ने आपके सामने कहा है, 12.6 crores have been screened in a less than a period of 100 days, और जिसमें से 6,90,000 लोगों को टीबी से डिटेक्ट कर लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, विच इंक्लूड्स चाय बागान। क्वेश्चन नंबर 303, डॉक्टर नामदेव किरसान। सर, क्वेश्चन नंबर 303। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा था। ऑनरेबल मेंबर। Sir, the total budget allocation on health and family welfare is 95,957 crores, out of which 14.26%, that is 9,406 crores allocation is given to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And everybody knows that CAG had found 300 crore scam and in this Ayushman Bharat Yojana, and out of 6.66 crores claims processed by the National Anti-Fraud Unit, 2.7 lakhs claims found from the private hospitals amounting to rupees 562.4 crores were found to be inadmissible. So this amount is siphoned more than 500 crores rupees and committed the fraud, and even most of the amount is crores of rupees are spent on the advertisement. My specific question to the Honorable Minister is whether the government, instead of spending on advertisement on such schemes where the frauds is committed near about more than 500 crores rupees, आप the government, सदस्य my question मैंने is, पहले भी आग्रह किया, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब मंत्री। Sir, my specific संक्षिप्त में पूछो। My specific question is whether the government will utilize maximum fund of budget allocation to create the infrastructure and facilities माननीय मंत्री जी, to treat all kind of diseases आप in लंबा all पूछेंगे तो government आपको and medical सप्लीमेंट्री भी नहीं college मिलेगी। hospitals. चलिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में प्रश्न पूछा और जो उनका सप्लीमेंट्री है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है और उसमें भी
फ्रॉड के बारे में है, विच इज अ सेपरेट क्वेश्चन. आई वुड लाइक दैट ही शुड आस्क इट सेपरेटली एंड द आंसर विल बी गिवन सेपरेटली. एज फार एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कंसर्न, भारत सरकार की जो ICMR की रिपोर्ट है उसके अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में 1990 में 37% इंसिडेंट्स थे, वो 2016 में बढ़कर के 61.8% हो गए हैं. सीरियस कंसर्न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं और वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे खान पान एक्टिविटीज़ उन सब से जुड़ा हुआ है और ये हमको सबको कलेक्टिवली ही एड्रेस करने की आवश्यकता है. हम प्रिवेंशन, प्रोमोटिव और उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स का उपयोग करते हैं और वो उपयोग जो होता है वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सके. लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनकी संख्या है 1,75,000 और ये 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द हेल्थ फैसिलिटी. इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हमारी कोशिश है कि एट द एज ऑफ 30 एवरीबडी शुड बी स्क्रीन्ड, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर जा रहा है पेशेंट. तो एट द एज ऑफ 30 इफ इट इज डिटेक्टेड वी कैन एडवाइस हिम, वी कैन काउंसिल हिम सो दैट ही डज नॉट एंटर इनटू दैट एरिया. हम बताना चाहेंगे कि 34 हाइपरटेंशन अब सॉल्ट का इंटेक इतना बढ़ गया है और हमारा लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है कि हम हाइपरटेंशन बढ़ रहा है. अभी तक हम लोगों ने 35 करोड़ लोगों को स्क्रीन कर लिया है और उसमें से 4 करोड़ 2 लाख पीपल 20 लाख पीपल हैव बीन फाउंड विच आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. तो वो हमने उनको दवाई पर डाल दिया है. उसी तरीके से 35 करोड़ हैव बीन स्क्रीन्ड फॉर डायबिटीज, अध्यक्ष महोदय, और उसमें से 2 करोड़ 60 लाख लोग शुगर के पेशेंट पाए गए हैं और उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है. हमने ओरल कैंसर में 29 करोड़ 35 लाख लोगों को स्क्रीन किया है ओरल कैंसर में और उसमें से 1 करोड़ 58 लाख लोगों को कैंसर पॉजिटिव पाया गया है. उसी तरीके से हमारी बहनों का, माताओं का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 15 करोड़ 61 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है हमारे माताओं की. उसमें से 58,600 चन्नी साहब आप मुख्यमंत्री रहे हैं. आप अगर इसकी तुसी अगर इसकी व्यापकता नहीं समझो तो बहुत बड़ी गलती हो जानी. समझो तुसी इसकी जानकार बनो. सर्विक्स कैंसर हमारी बहनों का 9 करोड़ 52 लाख का हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है और उसमें से डायग्नोज 93,000 लोगों को किया गया है. अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं. ईट राइट मूवमेंट, आज से कुछ कम, इस तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम उसको जोड़ रहे हैं. एक मेरा निवेदन है आप सबसे, यहाँ सभी सदस्यों से, मैं सबके बारे में विचार भी रखता हूँ और इच्छा रखता हूँ कि सब स्वस्थ रहें. आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा है. आप इसका उपयोग करें. यहाँ बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट नहीं खुद का मत कराए, अपनी जनता का कराओ. पहले ये तो अपनी जनता का तो जरूर कराएं लेकिन खुद का भी करा लें. यहाँ बैठे लोग भी बहुत ओवरवेट हैं तो तभी सेवा हो पाएगी. जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी सेवा हो पाएगी और भारत सरकार की जनता की चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी कर रहा है. डॉक्टर बी शबरी. नहीं, सही कहा मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके ऐसे कामों में सहयोग करेगा. Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honorable Minister through you, sir.
as mentioned, the deaths due to non-communicable diseases. दूसरा have increased. सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आपने लंबा क्वेश्चन पूछा। So, the deaths due Okay, to Neil. non-communicable diseases have increased from 1990 to 2016, sir. Even cancer हाँ, comes आएगा। under non-communicable disease. आएगा। It's not. Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir. As mentioned by the Honourable Minister that non-communicable diseases, deaths due to it has been increased. Cancer also comes under non-communicable diseases. But however, we see that Tertiary Cancer Care Center shows decline in the funds from 175 crores in 2019 to 100 crores in 2024, sir. And also government has proposed the cancer daycare centers. What is the action, plan of action, and how far have we reached, sir, to prevent cancer? Thank you, sir. Sir, there is no decrease in the facilities for cancer treatment and for cancer detection. For the NCDs, there are 770 district NCD clinics. We have got 372 daycare centers and 6,401 NCD clinics at CHC level. We have 19 state cancer centers and 20 tertiary cancer centers. Along with this, all 22 All India Institute of Medical Sciences have got a full-fledged oncology department working for detection and for curing the cancer with high-quality equipments. As far, I would also like to share that the National Cancer Institute Jhajjar, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हरियाणा में झज्जर में बना है। मैं सब लोग कोई मरीज के रूप में नहीं, लेकिन उसको देखने के लिए ज़रूर जाइए। दुनिया के कैंसर इंस्टीट्यूट्स में से वन ऑफ द इंस्टीट्यूट कैंसर खड़ा हुआ है, जो एंड इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी ऑफ 1460 बेड्स। उसी तरीके से चित्रंजन कैंसर इंस्टीट्यूट का कोलकाता, वहाँ भी हम लोगों ने 500 करोड़ रुपीस दिए हैं और उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अभी हम लोगों ने कहा है कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर खोलेंगे जहां हम कीमोथेरेपी के इलाज को हम करेंगे। दिस ईयर वी आर गोइंग टू ओपन 200 एंड नेक्स्ट ईयर वी विल बी फुलफिलिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप आपके सदस्यों का नंबर खा जाते हैं, सब सदस्य आ जाएं। Sir, as per the answer, the screening of the non-communicable diseases is conducted by ASHA workers and ANMs. I think the Honourable Minister is aware of the 39 days agitation which is happening in Kerala by ASHA workers. Yesterday onwards, they started a hunger strike. State government is totally blaming on sender. Sender is blaming on state. This blame game will not help to solve the crisis, sir. Yesterday, the state government sources in Kerala saying that the Honourable Minister of Kerala approached for you, Honourable Union Minister, for an appointment which has been denied. Therefore, this type of news are coming. My question, sir, my question to Honourable Minister, sir, when this system, when this scheme was conceptualized, that point in time it was a volunteer scheme, 2005. Now 22 years already 21 years already passed over. ASHA workers are doing big contribution in this sector. Sir, my question, whether these workers can be considered as laborers and whether the minimum wages to them should be given all over India and whether retirement elements also should be given, whether the ministry is going to solve the agitation issues. Sir, I respect the honourable member. He is a very senior member and he is a very senior person in the party. But for the question which he has asked, come to my chamber, I will discuss with you in detail. This question does not relate to ASHA workers. This question relates to non-communicable diseases and that I have answered elaborately.